दिव्या माथुर ब्रिटेन में बसी भारतीय मूल की हिंदी लेखिका हैं। देश विदेश के बीच आवागमन करती दिव्या माथुर प्रवासी हिंदी लेखन की प्रतिनिधि रचनाकार हैं। वो कविता, कहानी व उपन्यास तीनों विधाओं में साहित्य सृजन करती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पुरु और प्राची। बद्री नारायण ओसवाल का इकलौता वारिस था उनका बेटा हरि नारायण, जो एक अमेरिकन लड़की से शादी करके कैलिफोर्निया में जा बसा था। हालांकि हरि नारायण की मां शीलवती बेटे से फ़ोन पर हालचाल पूछती रहती थी। बाप बेटे के दरमियान एक मौन घिराया था। हाल ही में तो बात इतनी बढ़ गई कि बद्री नारायण को बेटे और विदेशिनी बहू कैरन के नाम वसीयत में कुछ भी छोड़ना आपत्तिजनक लग रहा था। शीलवती को फिक्र थी कि उनका झक्की पति कहीं सारी संपत्ति अपनी बहन धनवती के बच्चों के नाम न कर दे। इसी बीच हरि नारायण को यकायक पिता की ज़रूरत आ पड़ी, जिसके लिए शीलवती ने ब्रह्मा जी का लाख लाख शुक्र मनाया कि बेटे ने बाप को फ़ोन तो किया। रुड़की स्थित प्राची स्पेस सेंटर वालों ने अपनी बिखरी कला अमेरिका पर आजमाई थी। या तो चांद की सैर के लिए अमेरिकन यात्रियों में होड़ लगी हुई थी, या वे हरिनारायण को मूड़ना चाह रहे थे। हरिनारायण के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। पूछना वो काहीं चावे। बद्री नारायण जानते थे कि हरिनारायण उन्हें फ़ोन करने वालों में से नहीं था। उसे अवश्य कोई ज़रूरत होगी। चांद की सैर पर जाने के लिए बस 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और बद्री नारायण के पास सैकड़ों करोड़ थे। खैर, हरि नारायण अपनी माँ को पटाने और शीलवती अपने पति को मनाने में कामयाब हो गए। शीलवती ने पति को बेर बेर समझाया कि पैसे के चक्कर में कहीं वे बेटे को पूरी तरह से बेगाना न कर दें। अब फिर ऐसी संपत्ति का क्या लाभ यदि बद्री नारायण के परिवार का नाम चांद पर जाने वाले पहले 100 यात्रियों में भी दर्ज न हो सके। शीलवती पर अपनी झींक निकालकर वो किसी तरह बेटे से बात करने को राजी हुए। बापूजी, पिसा तो साथ जावे कोनी, काल कोणो देखियो है। हरि नारायण ने उन्हें डैड की जगह बापूजी कहकर बुलाया तो बद्री नारायण ने झट हथियार डाल दिए। पिसा की बात को नहीं हरे भाया, जान हुई तो जहान हुई। हरि के मनमाने विवाह से चाहे बद्री नारायण कितने ही नाराज़ क्यों न हो, उसकी बात वो टाल नहीं पा रहे थे। उन्हें बेटे की सुरक्षा की भी फिक्र थी। चांद से ना लौटा तो। बापूजी, चांद की सैर तो घड़ी चोखी है। अब ताईं 80 लोग चांद पर जार भी पाछा आ गया है। मन ही मन वो सोच रहे थे कि यदि चांद की सैर इतनी ही सुरक्षित है और यदि पैसा बर्बाद हो ही रहा है तो वो स्वयं खुद क्यों पीछे रह जाएं। ताई चालबा लाग गया तो छोरा न काई कहवा। अठे काकी कमी है जो बाप रा बेटा चांद पर जावा लग गया। शीलवती ब्रह्मा जी को मनाती रही, किंतु बाप बेटे ने उनकी एक ना सुनी। शीलवती अब पछता रही थी कि उसने क्यों बाप बेटे का बीच बचाव किया। बद्री नारायण हैरान थे कि उनकी घोर पतिव्रता पत्नी ने उनके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया था। वो तो सोच रहे थे कि सीता जी की तरह वो उनके साथ चलेगी। वो चाहते भी थे, वह उनकी देखभाल कौन करेगा। उन्हें लगा कि शीलवती से तो कैरन ही अच्छी थी, जो पति के साथ चांद पर भी जाने को तैयार थी। चलो, कैरन को पति और ससुर दोनों का ध्यान रखना होगा। मने पतो हो, चांद माथे कुंज कोनी हुसी, उबड़ खाबड़ बियाबान हुसी, नितर हवा नितर पानी नितर साग फूल पाता की कोनी। मैं फिल्म देखियोड़ी हूँ, बैठे तो उचक उचक ने हालो पड़ेला। मैं तो कोनी जाऊला, मारी धोती उड़ गए जने। शीलवती को विश्वास नहीं था कि चांद से लौटकर कोई वापस आ सकता, किंतु फिर भी उसने पति और बेटे को जाने से नहीं रोका और ना ही बहू से कहा कि वो घर पर ही रहे। जान गंवाने से तो अच्छा है कि वो धरती पर ही रहकर व्रत उपवास आदि करे ताकि उसका परिवार सही सलामत घर लौट आए। राम जी निंग राक्षसी मारो टाबर ने देखो किस्सियों का पुटरो लाग रियो है। चोको भगवान तने जो कारणों है कर, पर चोखी तिरहा नीगे कर, करजे नीतो किरण हमें गंवार समझेला। मियाँ बीबी ने कैरन को किरण बना लिया था। हरि नारायण को बस एक यही शौक़ था कि किसी तरह वो एक सेलिब्रिटी बन जाए। अमेरिका सेलिब्रिटीज़ का देश है और लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जो अमेरिकन्स चांद की सैर करने के बाद भारत से लौटे थे, अखबार, रेडियो और टेलीविज़न वाले उनके पीछे पीछे कुत्तों से घूमते थे। हरि नारायण को यकायक लगा कि उसके अपने देश ने इतनी तरक्की कर ली थी और वो अभी तक अमेरिका में बैठा भाड़ झोंक रहा था।
उसके आग्रह पर प्राची स्पेस सेंटर वालों का मार्केटिंग मैनेजर विशाल गोदारा बद्रीनारायण से मिलने खुद बीकानेर पहुंच गया था। उनकी बैठक की सफ़ेद दीवार पर उसने अपने लैपटॉप के जरिए उन्हें बढ़िया बढ़िया तस्वीरें और फिल्में दिखाईं, जिनमें यात्री आराम से सोते हुए चांद पर पहुँचे और फिर चांद की ज़मीन पर उतरकर एक फुदकते हुए पारदर्शक वाहन, जिसका नाम पुरू था, में मज़े करते हुए दिखाए गए थे। चांद पर स्थित 7 सितारा होटल प्रजापति तो सचमुच ही निराला था। उसके कमरों के दरवाजे स्टार वार्स फिल्म की तरह खुलते और बंद होते थे। हर चीज़ बटन दबाते हाजिर हो जाती थी। उन्हें तसल्ली हो गई कि यात्रा खतरनाक नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस यात्रा के लिए ना तो किसी योग्यता की आवश्यकता थी और ना ही किसी प्रशिक्षण की। जैसे ही विशाल गोदारा ने हरिनारायण को खबर की कि उसके पिता ने रुचि दिखाई थी, वो अगली फ़्लाइट लेकर दूसरे दिन ही बीकानेर पहुंच गया कि कहीं बद्रीनारायण अपना फ़ैसला न बदल लें। घर पहुंचते ही कैरन का फ़ोन आया। वो बहुत गुस्से में थी। प्राची स्पेस सेंटर वालों के एक फ़ोन से उसे पता लग गया था कि बाप बेटा चांद की सैर पर जा रहे हैं। प्राची स्पेस सेंटर वालों को एक और टिकट बिकने की पूरी उम्मीद थी और इसीलिए वे कैरन को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे। उन्होंने उसे आगाह कर दिया था कि उनके पास केवल एक ही सीट बची थी जो वे सुबह तक रोक सकते थे, और यह कि यदि उसने ये फ़्लाइट मिस कर दी तो न जाने उसका नंबर कब आए। बीकानेर और कैलिफोर्निया के बीच फ़ोन सारी रात घनघनाता रहा। हाउ कैन यू बी सो मीन हरी? इफ़ समथिंग हैपन टू यू ऑन द मून आई विल किल माई सेल्फ। ये तो भला हो प्राची सेंटर वालों का कि उन्होंने कैरन को खबर कर दी, नहीं तो अमेरिका में पड़ी होती और अब बाप बेटा चांद की सैर को निकल चुके होते। हरिनारायण एक तरह से पिता के साथ अकेले ही जाना चाहता था, पर जल्दी ही कैरन बीकानेर आ पहुंची और सती सावित्री की तरह जिद करके बैठ गई कि वो जिएगी और मरेगी तो केवल हरि के साथ। इसी चक्कर में बद्रीनारायण के 10 करोड़ और ठुक गए। मन की मन में ये भी सोच रहे थे कि भारत की खुशहाली और तरक्की देखकर शायद हरि वापस बीकानेर आकर बस ही जाए। उन्हें विश्वास था कि गर्मियां शुरू होते ही कैरन रेगिस्तान से भाग लेगी। फिर वो हरि का ब्याह किसी बड़े खानदान की छोरी से करके अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। वो महाकंजूस थे, किंतु इसी ख्याली पुलाव के पकते वो दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। हालांकि जब तब उनकी जान सूखने लगती और लगता कि हृदय की गति कहीं बंद ही ना हो जाए। अपने पूरे जीवन में उन्होंने इतना खर्च नहीं किया था जितना वो एक इस चांद की सैर पर कर चुके थे, और अभी तो सिर्फ टिकट ही खरीदे गए थे। उधर शीलवती ने दुनिया भर के रिश्तेदारों को खबर कर दी कि बेटा अमेरिकन बहू लेकर आ रहा है। सारे काम काज छोड़कर लोगों ने बीकानेर के टिकट कटा लिए। हवेली में मुफ्त में रहने और खाने पीने का मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। हवेली में जहाँ देखो वहाँ बिस्तर लगे थे जो दिन में भी हटाए नहीं जाते थे कि कहीं कोई नया मेहमान उनकी जगह न घेर ले। सबके सिरहाने सुराहियाँ और चांदी के गिलासों के अलावा ढेर सी गठरियाँ रखी थीं, जिनमें कपड़े लत्ते और मछलियाँ लड्डू आदि एक साथ भरे होते। सुनो जी, मारा बू और बेटा रो ब्याह हिंदू कण कायदे से करना चाहूँ। शीलवती की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। वो चाहती थी कि उसके बहू बेटे का विवाह हिंदू तरीके से हो। कैरन और हरि के विदेशी विवाह के फ़ोटोज़ देखते हुए मियाँ बीबी सोच रहे थे कि सूटेड बूटेड हैंडसम बेटे के साथ एक सूती सफ़ेद फ्रॉक पहने कैरन कैसी फीकी लग रही थी। उनका अनुमान था कि कैरन के माँ बाप बेचारे गरीब होंगे, तभी तो कैरन के कान, नाक और गला सूने थे। हाँ हाँ, क्यों कोनी, पर पहली चांद सू तो पाछे आबा दे। बद्रीनारायण के पेट में भी गुदगुदी हुई, पर अभी वो चांद की सैर की तैयारी में लगे थे। चोखो ते चांसू पाछा आ जाओ, मुँह अठे तैयारियाँ चालू करूँ। शीलवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने इकलौते बेटे का विवाह वो ऐसे राजसी ढंग से करेगी कि लोग मुंह में उंगली दबाए बस देखते रह जाएंगे। बद्रीनारायण को लगा कि अब समय आ गया था कि तिजोरी का मुंह पूरी तरह से खोल ही दिया जाए। सास ससुर और पति को रिझाने के लिए कैरन भी बिल्कुल भारतीय बहुओं जैसा व्यवहार कर रही थी। अपने सुनहरे बालों को 2 चोटियों में गुंदवाए और कान के ऊपर एक बड़ा सा फूल लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शीलवती को फिक्र थी कि कहीं लुगाइयाँ उसकी गोरी बहू को नज़र न लगा दें। वो कभी कैरन के कान के पीछे काजल लगा देती तो कभी लाल मिर्चों से उसकी नज़र उतारती। कैरन खांसते खांसते ललमुही बंदरिया जैसी दिखने लगती। और कोनी, कैसी सुंदर चिकनी बूल आया है हमारा बेटा।
गोदाम से मिश्रानी जी को दाल चावल निकाल कर देने के लिए जाती हुई शीलवती ने देखा कि हवेली के सारे प्राणी भौचक्के खड़े थे। आंगन में जांघिया और बनियान पहने कैरन हरी के साथ टेनिस खेल रही थी। बद्री नारायण भी कौतूहल पूर्वक बहू की गोरी चिकनी और सुडौल टांगों को निहार रहे थे। शीलवती को देखते उन्होंने नजरें फिरा लीं। हे राम जी, नौकरा ने तो कई देखना वास्ते आड़ी देवला थे, खुदी उगाड़ी बींदड़ी ने बाका फाड़ने देख भी आओ। आ किरण बाई जी तो आपणे खानदान रो नाम डूबोवेला, तो पछे बा कई घाघरों पैर टेनिस रमेला। बद्री नारायण ने दबी जुबान में पत्नी से पूछा। हरि नारायण तो माँ की बात समझने को तैयार ही नहीं था, पर कैरन झट मान गई कि आगे से वो हवेली के अंदर सावधानी बरतेगी। हरि उसे एक आधुनिक जिम में ले गया, जहाँ जोधपुर के महाराजा स्वयं व्यायाम करने आते थे, जहाँ सुंदरियों की स्कर्ट्स कैरन की स्कर्ट से कहीं छोटी थीं। नारायण परिवार को विदा करने के लिए लोग ऐसे चले आ रहे थे कि जैसे शायद फिर उनसे मिलना हो कि नहीं। हवेली के आसपास के सारे होटल और सराय तक भर चुके थे। चांद से परिवार के सही सलामत लौट आने के लिए शीलवती ने रामायण का अखंड पाठ रखवाया था। बद्रीनारायण की बहन धनवती अपने पति, सास ससुर और 5 बच्चों के साथ भाभी की छाती पर मूंग दलने आ बैठी थी। धनवती ने आते ही शीलवती को ही नहीं, पूरी हवेली को संभाल लिया था। 2 बावर्ची रसोई घर में दिन रात चाय नाश्ते और भोजन बनाने में लगे थे। आंगन में औरतें सब्जियां काट रही थीं, दाल और चावल बीन रही थीं, पापड़ बना रही थीं, मंगोड़ी तोड़ रही थीं। बिल्कुल शादी का सा माहौल था। हरि के ब्याह में जो न हो सका वो सब अब हो रहा था। शीलवती प्रसन्न थी। दिन रात भोपुओं पर धनवती और उसका पति, जिनका व्यवसाय ही भजन कीर्तन करना था, अपनी फटी हुई और बेसुरी आवाज़ में रामायण के दोहे चौपाइयाँ गा रहे थे। जब वे भोजन अथवा आराम के लिए जाते तो अन्य रिश्तेदार, अड़ोसी और पड़ोसी भोपू थाम लेते। ऐसा शोर था कि बद्री नारायण 2 दिन पहले ही रुड़की जाने को तैयार हो गए। उन्होंने हरि और कैरन से बाद में आने को कहा, किंतु वे दोनों पूरे घाक थे। पैसा बचाने के लिए कहीं पिता उन्हें छोड़ ही ना जाएं। हालांकि कैरन को ससुराल में जो तमाशा हो रहा था उसमें बहुत मज़ा आ रहा था, पर वो भी एकदम चलने को तैयार हो गई। वो जानती थी कि बहू का मन उसे घर की औरतों के साथ छोड़कर जाने का था। शीलवती ने बहू के लिए संतरी फिरोजी रंग का भारी लहंगा बनवाया था, जो उस पर बेहद खिल रहा था। यू कांट वियर दैट, परेशान हरि ने कैरन से कहा। वाई नॉट, दिस इज़ वॉट इंडियन वीमेन वियर, कैरन ने चक्कर लगाते हुए पूछा। वहाँ कैलिफोर्निया में उसे झाड़ू पोछा लगाने, कपड़े धोने और इस्त्री करने, बर्तन मांजने और खाना बनाने से फुर्सत नहीं थी, और कहाँ मेम साहब के इशारे पर 2-2 नौकरानियाँ दौड़ी फिर रही थीं। अब उसे समझ आया कि अमेरिकन में हरि कभी उसकी मदद क्यों नहीं करता था। उसने कभी काम किया हो तो जाने, यहाँ तो उसे कपड़े पहनाने के लिए भी एक नौकरानी थी। प्राची वाला क्यों है कि वहाँ लोग काई भी पैर सका। सुनहरी अचकन और सतरंगी साफा पहने बद्री नारायण ने बहू का साथ दिया। विमाने भी थोड़ पड़े कि बीकानेरी सेठारी बहू है। दे टोल्ड अस टू वियर समथिंग कंफर्टेबल, हरि ने कंधे उचकाते हुए कहा। उस भड़कीले माहौल में ट्रैक सूट पहने हरि बड़ा अजीब लग रहा था। आई एम वेरी कंफर्टेबल। जब उसने देखा कि कैरन और उसके पिता नहीं मान रहे तो उसने भी अमेरिकन स्टाइल की स्मार्ट पैंट और कमीज पहन ली। एक मन तो हुआ उसका भी कि वो भी कुछ रौबीले कपड़े पहने, पर अब उन्हें टोक जो चुका था। बद्री नारायण की कार के पीछे हुजूम के हुजूम चले आ रहे थे। रंग बिरंगे परिधान पहने और लंबे घूंघट निकाले, सिर पर कांसे की गगरियाँ उठाए लुगाइयाँ कार के साथ साथ गाती हुई चल रही थीं। चांद से लइयो सैया चांदनी रे सैया बांधनी, रेशम की चूनर लइयो चांदी सा झूमर लइयो चांदनी रे सैया। चांद की सैर पर युवतियों ने अच्छे खासे गीत गढ़ लिए थे। गाढ़े रंग के कलफ लगे साफों में मर्द और रंग बिरंगे लहराते हुए घाघरों में लिपटी लुगाइयाँ घूमर, चारी, भवाई, 13 ताली, करबेलिया, चक्री और घूमर नाच गा रहे थे। हवा में फिरकियाँ चलाते बच्चे चहकते हुए इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्रकार हवेली के इर्द गिर्द जमा थे। जहाँ देखो दूरदर्शन वालों की गाड़ियाँ खड़ी थीं और उनके नज़दीक तंबू तने थे। चंदा कठे है, मैं चंदा से पूछूं ली, चंदा की किरणा ना मारो चोटी में गूथूं ली। धनवती क्यों पीछे रहती, उसने भी एक अच्छा गीत रचा था, पर किसी ने उसका साथ ना दिया। इस मौज मस्ती के समारोह में विरह गीत का भला क्या काम। स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स, हरि ने कैरन का कैमरा छीन लिया। यू विल एग्जॉस्ट द डैम मेमोरी, कीप इट फॉर द मून।
दिस इज़ सो ब्यूटीफुल हरी, वी कैन बाई मोर मेमोरी एट प्राची सेंटर। हरी से कैमरा वापस लेकर कैरन फिर शुरू हो गई। इतना मज़ा तो उसे जीवन में कभी नहीं आया था। सबकी निगाहें चांद की सैर पर निकले नारायण परिवार के 3 सदस्यों पर, या कहें कि कैरन पर केंद्रित थीं। पूरा शहर एक मेले में तब्दील हो गया था, जो कार के साथ साथ स्टेशन तक जा पहुंचा था। 8 बजे लिंक एक्सप्रेस के रुड़की रवाना होने के बाद नाचते गाते लोग हवेली लौट आए। उन लोगों के चले जाने के बाद शीलवती सेलिब्रिटी बन गई। टीवी और अखबार वाले उसके साक्षात्कार ले रहे थे और शीलवती के सिर पर चढ़ी धनवती उन्हें बता रही थी कि वो क्या कहें और क्या न कहें। मने पतो है या मने पतो कोनी। शीलवती के बार बार धकियाने के बावजूद धनवती का चौखटा कैमरे की परिधि से एक बार भी बाहर नहीं निकला। अगली सुबह करीब 10 बजे के करीब चांद की सैर को निकली सवारियां सही सलामत रुड़की पहुंच गए। बद्री नारायण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की थी। उनके कॉलेज की इमारत प्रभावशाली हुआ करती थी, किंतु स्टेशन से बाहर निकले तो बौखला ही तो गए। लास वेगास की तस्वीरें देखी थीं, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे थे। कैरन और हरी की भी हालत कुछ कुछ बद्री नारायण से मिल रही थी। कुछ ही वर्षों में उनके जाने पहचाने कस्बे रुड़की को क्या हो गया था। एक सफ़ेद लिमोजीन के बाहर सैल्यूट देता हुआ एक गोरा ड्राइवर दरवाज़ा खोले उनके इंतज़ार में खड़ा था। अंदर गुदगुदे सोफ़ों पर बैठते ही खूबसूरत गिलासों में उन्हें शैंपेन पेश की गई। वातावरण में हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी का मीठा स्वर गूंज रहा था। उन्हें लगा कि बहुत जल्दी ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हों। बाप बेटे के बीच सजी धजी कैरन पत्रकारों के लिए परफेक्ट पिक्चर थी। खटाखट फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे। प्राची स्पेस सेंटर को देखने के बाद बद्री नारायण को लगा कि जीवन में उन्होंने अब तक केवल भाड़ झोंकी। हरी और कैरन ने भी सोचा कि वो अमेरिका में अब तक क्या खाक छानते रहे। रात और दिन में फ़र्क करना कठिन था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक अदना सा नगर रुड़की स्विट्ज़रलैंड या पेरिस जैसे किसी भी पॉश शहर से मुकाबला कर रहा था। प्राची स्पेस सेंटर में 24 घंटे सुहावनी शाम पसरी रहती। जलते बुझते सैकड़ों बल्ब, संगीत, नृत्य, कंप्यूटर जनरेटेड परछाइयाँ और जुआ मशीनें जो पैसे निगलती चली जाती। कभी कभार सिक्कों की छनछनाहट सुनाई देती तो पर्यटकों की मुंडियाँ उसी ओर घूम जाती। कहीं स्टार ट्रैक जैसे सीरियल्स पर आधारित स्पेस स्टेशंस बने हुए थे तो कहीं पेरिस की आईफिल टावर खड़ी थी। कहीं रोम का कैलोसियम खड़ा था तो कहीं वरोना शहर का वो मोहल्ला बसा दिया गया था जहाँ युवतियाँ जूलियट के छज्जे पर खड़ी इतरा रही थीं और युवक नीचे खड़े दीवार पर चढ़ी बेलों को पकड़े उनसे प्यार का इजहार कर रहे थे। फोटोग्राफर्स की तो चांदी ही चांदी थी। नोटों की गड्डियाँ एक जेब से दूसरी जेब में जा रही थीं। जहाज नुमा कारों से सड़कें भरी थीं जो दुनिया से आए पर्यटकों को इधर से उधर घुमाती फिरतीं। पूरा शहर एक बड़े धंधे में तब्दील हो गया था। दुनिया भर से आए यात्री चुंधियाई आंखों से भारत की खुशहाली से रश्क कर रहे थे। जिन लोगों ने चांद पर ज़मीन खरीद रखी थी वे चाहे चांद पर न जा पाएँ, प्राची स्पेस सेंटर ज़रूर आते थे, जहां कंप्यूटर के जरिए उन्हें उनकी ज़मीन की तस्वीरें दिखाई जाती और भावातिरेक में लोग आंसू बहाते और उन्हें आंसू बहाते देख बहुत से अन्य यात्री भी अपने दिल और पर्स खोल कर रख देते कि ये धन किसी के साथ तो जाएगा नहीं। चांद में ज़मीन की कोई कमी तो थी नहीं। अभी तक चाहे वहाँ केवल एक होटल ही खुला था, ना जाने कितने होटलों और फ्लैटों की रूपरेखाएं प्राची स्पेस सेंटर की दीवारों पर सुसज्जित थीं, जिन्हें देखकर लोगों के मुंह में पानी भर आता। आंखें बंद करके पत्नियां और बच्चे उन नक्शों पर कहीं उंगली रखकर अपने फ्लैट्स का चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे थे। प्राची स्पेस सेंटर सैकड़ों पर्यटकों से दिन और रात भरा रहता था। उनमें से कुछ बिरले ही चांद की सैर के टिकट खरीदने की हिम्मत रखते थे, बाकी के तो अपनी जेब के मुताबिक सस्ते महंगे संस्करण खरीद कर दिल बहला लेते। टी शर्ट्स, सिगरेट लाइटर्स, चाय की प्यालियाँ, तश्तरियाँ, चप्पलें, मैग्नेट्स आदि कितनी ही वस्तुओं से दुकानें भरी थीं। चांद से लाए गए पत्थर, मिट्टी और धूल तक बिक रही थी। यहाँ भी विदेशी बहुत थे जिन्हें भविष्य की फिक्र नहीं होती। बेचारे भारतीय लोग जो एक मुश्त पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, शहर में खुले हुए ढेरों जुआगरों में पैसा उड़ाते, होटलों की बाहर देखते, नग्न औरतों के शोज़ देखकर ही खुश हो लेते। ऐसे पर्यटकों को मूड़ने के लिए यहाँ बहुत कुछ था।
जब तक जेबें खाली नहीं हो जाती ये लोग टिके रहते, फिर आहें भरते हुए घर लौट जाते, औरों को बताते उस स्वर्ग की बात जहाँ से वे होकर आ रहे थे। जो सुनता वही प्राची स्पेस सेंटर तैयार हो जाता और इस तरह भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। प्राची स्पेस सेंटर के सस्ते से सस्ते होटल में 2 रातें रुकने का मतलब था 2 लाख रुपयों की चपत। पर क्या मज़ा आ रहा था नारायण परिवार को। हरी और कैरन जानते थे कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है, वो भी दूसरों का, यानी बद्री नारायण का, जिन्हें खुद लग रहा था कि जैसे वो आज़ाद हो गए हों, ना पैसे की फिक्र ना घर की, बस आनंद ही आनंद। बापू लुक कहकर कैरन ससुर का हाथ पकड़ जब तक पकड़ लेती और उन्हें कुछ न कुछ दिखाती रहती। पहल तो बद्री नारायण झेपे, फिर वो भी खुल गए। फिर तो कैरन और ससुर के बीच लुक 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 होने लगी। रात के 2 या 3 बजे वे अपने स्वर्ग जैसे निवास लग्जर में पहुंचते और नर्म नर्म कदमों पर लुढ़क जाते। जीवन में पहली बार बद्री नारायण को ना तो शीलवती की ज़रूरत महसूस हुई और ना ही उन्हें व्यवसाय के बारे में कोई चिंता। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वापस लौटने के बाद भी वो मौज मस्ती के लिए समय अवश्य निकालेंगे। 15 साल की उम्र से लेकर अब तक की वो 50 के होने को आए, बहुत रगड़ लिए। जबकि हरी को देखो, जब से पैदा हुआ था छोकरा उनके गाढ़े पसीने की कमाई पर मज़े ही कर रहा था। ओ माई डार्लिंग, आई सो लाइक इट हियर। प्राची इज़ अ ब्यूटीफुल नेम, डोंट यू थिंक हरी? कैरन ने अंगड़ाई लेते हुए हरी की आंखों में झांका। शैम्पेन का खुमार उन दोनों पर चढ़ रहा था। यस डियर, आई लाइक दिस लाइफ, ब्रिलियंट, आई कैन स्टे हियर फॉर एवर। हरी के हर्ष का कोई ओर छोड़ न था। इफ़ आई एवर हैड ए डॉटर आई विल नेम हर प्राची, कैरन ने ऐलान किया। एंड इफ़ इट्स अ बॉय? हरी ने पूछा। वेल देन वी विल नेम हिम पुरू। हरी के इस प्रश्न के लिए कैरन मानो तैयार ही बैठी थी। दैट्स नाइस टू, वी कैन गेट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी फॉर दिस। हरी को इन नाजुक क्षणों में भी आत्म प्रचार की पड़ी थी। एंड रिमेंबर, दिस इज़ माई आइडिया, कैरन ने हरी को सावधान किया। वो जानती थी कि पत्रकारों के आते ही हरी उसके आगे आ खड़ा होगा। तीसरी सुबह एक पतली और लंबी सुरंग जैसे एक कैप्सूल, जिसका नाम प्रजापति था, के अंदर इन तीनों सहित 10 अन्य यात्रियों को ले जाया गया, जिनमें 3 वैज्ञानिक भी थे। संसार के जाने माने वैज्ञानिक प्राची सेंटर के लिए मुफ्त रिसर्च कर रहे थे कि एक दिन उन्हें चांद पर जाने का मौका दिया जाएगा। प्रत्येक यात्री के लिए रेल जैसे 2 टायर के बिस्तर लगे हुए थे, जिन पर लिटा कर उन्हें स्ट्रैप से बांध दिया गया था। खाने के कैप्सूल और संतरे की गोलियां उनके दाएं और बाएं कंधों पर स्ट्रैप से बंधी थीं, ताकि भूख अथवा प्यास लगने पर यात्री इन्हें आसानी से मुंह में डाल सकें। पूरे 12 घंटों का सफ़र था। कैरन और हरी लगातार बुड़बुड़ा रहे थे कि चांद की यात्रा का क्या फ़ायदा हुआ जब उन्हें भारहीनता का भी अनुभव नहीं हुआ। वे तो हवा में लहराना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने फिल्मों में देखा था। वैज्ञानिक आपस में पेचीदा बातें कर रहे थे, जैसे कि चांद की ज़मीन पर गुरुत्वीय आवेग पृथ्वी से क्षीण होने के कारण इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों पर रुकते हुए चांद पर पहुंचने में अधिक खर्चा नहीं होना चाहिए। चांद रे साथे साथे मंगल री सैर भी फोकट में हो जाती, बद्री नारायण ने हरी से कहा। वैज्ञानिकों की बातों से लग रहा था कि जल्दी ही चांद की सैर पर जाने वाले यात्रियों को मंगल की सैर मुफ्त में कराई जाएगी। बाई 1 गेट 1 फ्री। बापूजी, कल को देखो है, हरि नारायण अपनी बात पर ही डटा था। मधुमेह के रोगियों अथवा उन यात्रियों को जिन्हें बार बार पेशाब आने की बीमारी थी, डिस्पोजेबल नैपीज दी गई थीं। हरी के मना करने पर भी कैरन संतरे की गोलियां चबाए चली जा रही थी, जो मुंह में जाते ही मीठे और ठंडे पानी में परिवर्तित हो जाती थी। उनके गाइड वीरेंद्र अस्थाना ने उन्हें हिदायत दी थी कि एहतियात न बरतने पर उन्हें अतिरिक्त गोलियों के लिए 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। किंतु कैरन को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। बोरियत से उसका दम घुट रहा था। એટલા ज़्यादा पैसा खर्च करीने पण भूख्यो रहવું पड़े छे। बद्री नारायण को दाल बाटी चूरमा की याद आ रही थी। गोलियों से कहीं पेट भरता है। जल्दी ही कैरन को पेशाब आने लगा। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने पोतड़े में मूत दिया। उसके बाद तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। बच्चा तो थी नहीं कि पेशाब में भीगी पड़ी रहती। उसे लगा कि जैसे वो एक भयानक सपना देख रही थी। काश कि उसे ज़बरदस्ती बीकानेर में ही छोड़ आते।
तभी घोषणा हुई कि प्रजापति चांद पर लैंड कर चुका था। कठई प्राची वाला अपा ने उल्लू तो कोनी बना रिया है कि कोया ना भी जार के देवे कि वही चांद है। कैरन के अविश्वास पर बद्रीनारायण से भी नहीं रहा गया। वे पूछ ही बैठे। हरि के अविश्वास पर बद्रीनारायण से भी नहीं रहा गया। वे पूछ ही बैठे, झटको ही कोनी लागे हो और ठाही कोनी पड़ियो कि चांद माते पूग्यो। अपाणे साथे अमेरिका रो मोटो वैज्ञानिक भी सफ़र माते चाल रियो हुए। हरि ने पिता को विश्वास दिलाना चाहा, पर उनके पेट में खलबली मची हुई थी। ये कैसा सफ़र था जिसमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ? क्या करोड़ों रुपए उन्होंने खट्टी मीठी गोलियों और भूखा प्यासा रहने के लिए खर्च किए थे? उन्हें एक बार फिर अफसोस हुआ कि वो क्यों फिर हरि की बातों में आ गए। पारदर्शक गुब्बारे पुरु में बैठकर 10 मिनट तक धपधपाते हुए और हिचकोले खाते हुए वे ऊबड़ खाबड़ गड्ढों भरे रेगिस्तान को देखा किए, पर देखने को कुछ हो तब ना। आई एम बोर्ड। कैरन अलग बड़बड़ाई जा रही थी। शट अप, हु आस्क्ड यू टू कम? हरि चिल्लाया। वो खुद ही परेशान था। डिड वी गिव $1 million ईच टू सी दिस रिडिकुलस डेजर्ट? कैरन ने ससुर से पूछा। चांद से लौटना आसान होता तो अब तक वो पैर पटकती चल निकलती। बद्रीनारायण मातम मनाने लगे कि इतने पैसों में तो पूरे राजस्थान में हरियाली लाई जा सकती थी। इससे ज़्यादा मचा तो प्राची में ही आ रहा था। कम से कम लोग उनसे रश्क कर रहे थे। चांद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था धरती पर। काश कि कोई उन्हें बता देता कि सफ़र कितना दुखदाई था और फिर देखने को कुछ भी तो नहीं। प्राची स्पेस सेंटर देखकर ही लौट आते तो कितना अच्छा होता। कहीं हुआ सूथियों। उधर बीकानेर में कोई भी फ़ोन बजता तो 85 कान और आँखें शीलवती की ओर घूम जाती। मायूस शीलवती एक बार फिर ब्रह्मा जी को मनाने में लग जाती। धनवती रिश्तेदारों को समझा रही थी कि चांद से पृथ्वी पर फ़ोन नहीं किया जा सकता। चांद ऊपर जई सकिए छे तो फ़ोन केम नहीं कर सकता? वे हैरानी से पूछते। हरि नारायण और कैरन दोनों अपने मोबाइल्स लेकर गए थे, किंतु प्राची के अधिकारियों ने उनके अन्य सामान के साथ उन्हें भी लॉकर्स में रख दिया था। चांद पर खुले एकमात्र 7 सितारा होटल मानक उन्हें एक रात के लिए ठहराया गया था। ये किसी की समझ में नहीं आया कि 7 सितारों का क्या मतलब हो सकता था। पूरी की तरह मानक भी पारदर्शी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें एक बुलबुले में कैद कर लिया गया हो। मानक के एक भाग में 2 वैज्ञानिक के रहने और अनुसंधान करने की व्यवस्था थी, जिनमें से एक वैज्ञानिक हर हफ्ते बदलता था। खाने के लिए सिर्फ सलाद, फल और काष्ठ फल थे। प्राची अधिकारी का सुझाव था कि यात्रियों को हल्का फुल्का खाकर जल्दी सो जाना चाहिए ताकि अगली सुबह का सफ़र आरामदायक रहे। हल्के फुल्के से उनका आशय ये था कि लोग सुबह सुबह टटियाने न लगें। चांद पर किसी भी तरह का कूड़ा करकट छोड़ना निषिद्ध था। सारा का सारा कचरा प्रजापति में ढोकर वापस धरती पर ले जाना पड़ता था। फलों के जूस के अलावा शैंपेन का भी इंतज़ाम था। कैरन और हरि ने अपनी निराशा शैंपेन में डुबो दी। कैरन के आग्रह पर बद्रीनारायण ने भी 2 गिलास गटक लिए और फिर झट जाकर सो गए। बाकी सबकी चैंचे से दुखी वीरेंद्र अस्थाना ने बाकी के लोगों को भी सोने की गोलियां बांट दी थीं। नींद के खुमार में कब कैप्सूल धरती पर लैंड किया किसी को पता ही नहीं चला। वीरेंद्र अस्थाना ने जब स्ट्रैप्स के बटन दबाकर उन्हें थपथपाया तो नींद की घुमेरी में वे उठ बैठे। सबके मुंह लटके हुए थे। आते समय की उत्सुकता, उत्कंठा और आतुरता सब गायब थी। जैसे ही यात्री कैप्सूल से बाहर निकले, कैमरों की चकाचौंध से उनकी आंखें चुंधिया गईं। धूप निकलने पर जैसे सूरजमुखी खिल उठे हों। कैरन ने झट से होंठों पर लिपस्टिक लगाई। हरि ने अपने बाल संवारे और बद्रीनारायण ने सिर पर अपना सतरंगा साफा रख लिया। लहंगा चोली पहने हुए कैरन की कमर में हाथ डाले हरि नारायण यूँ मुस्कुराया कि जैसे पत्रकार उसी के इंतज़ार में खड़े थे। कैरन, जो चंद मिनट पहले अपने को दुनिया की सबसे दुखियारी युवती का खिताब दे चुकी थी, पति और ससुर के आगे खड़ी दांत फाड़े पत्रकारों को पोज पर पोज परोस रही थी। प्राची स्पेस सेंटर वालों ने कैरन, हरि और बद्रीनारायण के इश्तहार फटाफट निकलवा डाले, जो अगली सुबह पूरी रुड़की के सड़कों पर लहरा रहे थे। हर 10 मिनट के अंतराल पर टेलीविज़न पर उनके इश्तहार दिखाए जा रहे थे। रेडियो और टीवी पर बद्रीनाथ की हिंदी में और कैरन और हरि की अंग्रेज़ी में बातचीत सुनवाई दिखाई जा रही थी। ये एक ऐसा आदर्श परिवार था जिनकी चांद की सैर के बल पर प्राची सेंटर करोड़ों डॉलर्स खड़े करने वाला था।
एक अमेरिकन टेलीविज़न कंपनी इनफोकस ने भी नारायण परिवार को भुनाने की ठानी। एक फिल्म बनाने के एवज में $50 लाख मिल रहे थे। बद्रीनारायण कैसे मना करते? इन फोकस के कैमरामैन उन तीनों के बाथरूम जाने तक को रिकॉर्ड कर रहे थे। बद्रीनारायण की हुंडी खाली होते होते यकायक फिर भरने लगी। क्या सौदा था? उन्होंने प्रण किया कि बीकानेर पहुंचते ही वो ब्रह्मा जी पर सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। बीकानेर लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसा भव्य स्वागत हुआ तीनों का, और इन फोकस कंपनी वालों का भी, जो अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी ऐसी खातिर हो रही थी कि कैमरे वैमरे छोड़कर वे मस्ती में डूब गए। ये तो कहो कि हरी और कैरन सावधान थे। समय का फ़ायदा ना उठाया गया तो कल तक ये खबर बासी हो जाएगी। 10 ही दिन में दूसरी फ्लाइट जाने वाली थी। वे लोग लौटेंगे तो उन्हें कौन घास डालेगा? चारों तरफ बद्रीनारायण की वाह वाह हो रही थी। बड़े बड़े रईस उनकी बैठक में टिके थे कि समय मिले तो वे उनसे चांद की सैर के बारे में जानकारी लें, पर उन्हें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। प्राची स्पेस सेंटर वाले किस मर्ज की दवा थे? उनके दुभाषी खटाखट अग्रिम पेशगी इकट्ठी कर रहे थे। बस कुछ ही सीट्स तो बची थीं। माथे पर बोडला लगाए और दांतों में पल्ला दबाए शीलवती शर्मा के कैमरामैन लैरी को बता रही थी कि वो क्यों पति के साथ न जा सकीं। औरता रो चौंध मते कई खान, घरी रखाल कुड़ करेला। शीलवती पर जवानी लौट आई थी। बद्रीनारायण का दिल भी मचल उठा। अखबारों के मुख्य पृष्ठ नारायण परिवार के चित्रों से भरे थे। उनकी गाय भैंसें, बकरियां और नौकर चाकर तक के चित्र छपे थे। काम धाम छोड़कर पूरा बीकानेर टेलीविज़न देख रहा था। धनवती दुखी थी। वो अपनी पूरी सज धज में थी, पर न जाने क्यों लैरी उसे छोड़कर किसी को भी पकड़ लेता था। सच तो ये था कि धनवती के लगातार घूरने की वजह से वो घबरा गया था। पति और बच्चों के सही सलामत लौट आने पर शीलवती ने फिर से अखंड पाठ शुरू करवा दिया था। कानों में रुई डाले कैमरा क्रू अब धनवती की चीख पुकार को रिकॉर्ड कर रहा था। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में नारायण परिवार के सही सलामत लौट आने पर विशेष कार्यक्रम हो रहे थे। शहर के जाने माने राजनीतिज्ञ भारी भरकम फूलों के हार लिए चले आ रहे थे। पूरा बीकानेर मानो एक शानदार और बड़े जलसे में बदल गया था। रात रात भर जाग कर फूल वाले हार और स्कूल के बच्चे झंडियाँ बना रहे थे। स्कूल बंद थे। नारायण परिवार का तो जीवन ही बदल गया था। 10 महीने के भीतर ही कैरन ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पुरु रखा, और उसके 1 महीने के बाद ही शीलवती ने कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम प्राची रखा गया। दोनों बच्चों को गोद में लिए मुस्कुराते और चहकते हुए ये दोनों जोड़े प्राची सेंटर वालों के लिए एक जीता जागता इश्तेहार थे। बद्रीनारायण और हरिनारायण का व्यवसाय, जिसे उन्होंने प्रजापति का नाम दिया था, आसमान छू रहा था। करोड़ों का तो उन्हें ब्याज ही मिल रहा था। और हरिनारायण, उसे तो भविष्य की फिक्र खाई जा रही थी। प्राची और पुरु के जन्म के बाद ऐसा और क्या उपक्रम हो सकता था कि जिससे वे समाचारों की सुर्खियों में सदा बने रहें। अभी आप सुन रहे थे चांद की सैर का एक मज़ेदार किस्सा, जिसे दिव्या माथुर जी ने लिखा था और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।